तो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि हम फॉर्म्स को कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हम लेबल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन लेबल्स पढ़ने से पहले हमें एट्रीब्यूट्स के बारे में पढ़ना होगा। HTML एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको व्हाइट बोर्ड ले जाता हूँ। व्हाइट बोर्ड पे जाते हैं और हमारा टॉपिक आज का पहले होने वाला है HTML एट्रीब्यूट्स। आपने मुझे बहुत बार सुना होगा ये वर्ड यूज करते हुए, एट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स, और आपके दिमाग में मतलब ये ख्याल भी आया होगा, आपको इनफैक्ट पता भी होगा कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं जो हम टैग के अंदर यूज करते हैं। लेकिन इनकी डेफिनेशन क्या है? एट्रीब्यूट्स सिंपली हमें क्या देते हैं? दे प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन अबाउट HTML एलिमेंट, ठीक है। अब ये बहुत तरीके के होते हैं और हम पहले हम देखते हैं कि इनको हम यूज कहाँ करते हैं। इनको हम यूज करते हैं ओपनिंग टैग्स में। ओपनिंग टैग में हम HTML एट्रीब्यूट्स को यूज करते हैं। याद रखिएगा, इनको कभी भी क्लोजिंग टैग में यूज नहीं करना। तो सबसे पहला जो हमारा HTML एट्रीब्यूट होता है वो होता है ID। अगर मैं कोई भी एलिमेंट यहाँ पे बनाता हूँ, तो सबसे सिंपलेस्ट एलिमेंट जो हमारे पास है वो है हेडिंग H1 में ले लेता हूँ यहाँ पे। और HTML एट्रीब्यूट उसको हमें कहाँ पे यूज करना होता है? ओपनिंग टैग में यूज करना होता है। ओपनिंग टैग यहाँ पे मैं ले लेता हूँ H1 का, और सबसे पहला HTML एट्रीब्यूट वो होने वाला है ID। हम एक एलिमेंट को एक ID दे सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ID हम कुछ भी दे सकते हैं, ये आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी है। मैं यहाँ पे ID रखने वाला हूँ heading 1। ये मेरी मर्जी है कि मैं क्या दूं, और आपकी भी मर्जी है कि आप ID के अंदर क्या देना चाहते हैं। ये सिंपली हम एक ID कार्ड दे रहे हैं, मतलब एक ID नंबर दे रहे हैं। आपने देखा होगा कि मतलब स्कूल में हमारे पास हर एक स्टूडेंट के पास क्या होता है? रोल नंबर। वैसे ही जैसे जब हम HTML में एक एलिमेंट बनाते हैं, हम उसको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? ID। और यहाँ पे मैंने इसकी ID क्या रखी है? heading 1। अब इसका यूज केस क्या है? ID हम क्यों देते हैं? ID हम देते हैं ताकि हम इसको मैनिपुलेट कर सके विद द हेल्प ऑफ जावास्क्रिप्ट। ये आप याद रखना, ID यूज होता है जावास्क्रिप्ट में। और दूसरा HTML एट्रीब्यूट जो यूज होने वाला है वो है क्लास। क्लास में हम यहाँ पे भी कुछ भी दे सकते हैं। इनफैक्ट जो आपने ID यहाँ पे रखी heading 1, आप क्लास भी सेम नाम से दे सकते हो, heading 1, कोई मसला नहीं है, heading 1। और ये जो क्लास एट्रीब्यूट है, अब ये किसके लिए यूज होता है? ये ज्यादातर केसेस में स्टाइलिंग के लिए यूज होता है। जब हम CSS में इस एलिमेंट को कुछ स्टाइलिंग देना चाहेंगे, तो हम इस एलिमेंट को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? वो हम इस क्लास एट्रीब्यूट की मदद से करेंगे। हम बोलेंगे कि जो इस HTML पेज में heading 1 क्लास नाम से है, उसको स्टाइलिंग दे दो कुछ, ठीक है। तो क्लास एट्रीब्यूट यूज होता है CSS में, और ID यूज होता है कहाँ पे? जावास्क्रिप्ट में। ये तो हो गया मेन यूज केस। अब क्या हम ID की मदद से स्टाइलिंग दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल दे सकते हैं। आप ID की मदद से भी स्टाइलिंग दे सकते हो। वो हम CSS में देखेंगे कि कैसे दे सकते हैं। क्या हम क्लास की मदद से जावास्क्रिप्ट लगा सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं। आप क्रॉस भी कर सकते हो, लेकिन ये एक बैड प्रैक्टिस होती है। क्यों? मैं आपको बताता हूँ। जब भी आपको किसी एलिमेंट पे जावास्क्रिप्ट लगानी होगी, आप वो ID की मदद से लगाना, और जब भी कोई स्टाइलिंग लगानी होगी तो आपको किसकी मदद से लगाना? क्लास एट्रीब्यूट की मदद से लगाना। अब मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, उससे पहले मैं यहाँ पे एक और एलिमेंट ले लेता हूँ H2। दूसरा H1 भी ले सकते हैं हम, ऐसी कोई बात नहीं है। इसको हम दे देते हैं heading 2। यहाँ पे इसको हम heading 1 कर लेते हैं। अब ये जो दूसरा एलिमेंट है, ये वाला, इसकी ID मुझे अलग रखनी पड़ेगी, ठीक है। heading 2, इसकी ID मुझे अलग रखनी पड़ेगी। जो ID मैंने पहले वाले एलिमेंट को दी, वो ID मैं इसको नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि ID यूनिक होती है। मैं दूंगा, ये प्रोग्राम रन भी होगा, लेकिन जैसा आप इसको मतलब वर्क कराना चाहोगे, वैसे ये वर्क नहीं करेगा। जब हम जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे,
तो वहां पे एरर आ जाएगा, बोलेगा कि आपके जो डॉक्यूमेंट है इसमें दो एलिमेंट्स की सेम आईडी है, और वहां पे एरर आएगा, बोलेगा आप इनकी आईडी अलग अलग कर दो। मैं आपको वहां पे दिखाऊंगा अभी जब हम जावास्क्रिप्ट में आ जाएंगे। तो आईडी हमें यूनिक रखनी पड़ती है। आपने देखा होगा कि स्कूल में किसी दो मतलब क्लास में किसी दो स्टूडेंट्स का मतलब रोल नंबर सेम हो सकता है? नहीं हो सकता, सबका यूनिक होता है। तो यहाँ पे भी आप वैसे ही देख सकते हो, जो आईडी होती है ये हर एक एलिमेंट की यूनिक होती है। आप दो एलिमेंट्स की आईडी सेम नहीं रख सकते हैं। वहीं पे अगर क्लास की बात आती है, आप दो एलिमेंट्स की क्लास को सेम रख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसकी क्लास पहले हेडिंग 2 रखता हूँ। मैं यहाँ पे क्लास डिफरेंट भी रख सकता हूँ इसकी, और यहाँ पे सेम अगर मुझे जो स्टाइलिंग h1 को देनी होगी, अगर मुझे वही स्टाइलिंग इस दूसरे वाले h1 को भी देनी होगी, तो मैं यहाँ पे सेम क्लास का यूज करूंगा, हेडिंग 1। ये बिल्कुल परफेक्ट स्ट्रक्चर है, इसमें कोई भी मतलब बैड कोड या मतलब बोल सकते हैं हम एरर नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, हम एक ही एलिमेंट को क्या कर सकते हैं, हर एक एलिमेंट की आईडी यूनिक होनी चाहिए। जैसे इस वाले की एच हेडिंग 1 है और इस वाले की आईडी हेडिंग 2 है। मैं दो एलिमेंट्स या दो से ज्यादा एलिमेंट्स की आईडी सेम नहीं रख सकता, मैं यहाँ पे भी हेडिंग 1 नहीं रख सकता हूँ। ठीक है, लेकिन क्लास हम दोनों को सेम दे सकते हैं, हम मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकते हैं। जहां जैसे मैंने यहाँ पे हेडिंग 1 दे दी इसको, और यहाँ पे भी मैं इसको हेडिंग 1 क्लास दे सकता हूँ। तो क्लास सेम रखने में कोई इशू नहीं है। इनफैक्ट मैं एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेस देके, मान लो मैंने एक क्लास बनाई है CSS में जो क्या करता है, एक एलिमेंट का कलर रेड करता है, तो मैं स्पेस देके यहाँ पे रेड भी लिख सकता हूँ। मैं एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे रहा हूँ। यहाँ पे हेडिंग 1 पहला क्लास है, रेड यहाँ पे दूसरा क्लास है। यहाँ पे भी मैं मल्टीपल क्लासेस दे सकता हूँ। बीजी बीजी ब्लैक क्या होता है, मतलब बैकग्राउंड ब्लैक कर दो और कलर क्या कर दो, रेड। और ये वाला हेडिंग 1 कुछ और स्टाइलिंग देता होगा। हम एक ही एलिमेंट को मल्टीपल क्लासेस दे सकते हैं, और हम एक से ज्यादा एलिमेंट्स की क्लास सेम दे सकते हैं। लेकिन हेडिंग आईडी की बात अगर करें, हम एक एलिमेंट को एक यूनिक आईडी, खाली एक यूनिक आईडी दे सकते हैं, और एक ही एलिमेंट को हम मल्टीपल आईडी नहीं दे सकते। यहाँ पे हेडिंग 1 स्पेस करके हेडिंग 2 हेडिंग 3 ऐसा मैं नहीं लिख सकता। हर एक एलिमेंट की क्या जो है आईडी है वो यूनिक होनी चाहिए। आई होप यहाँ पे आपको ये डिफरेंस क्लियर हुआ होगा कि आईडी और क्लास एट्रीब्यूट में क्या फर्क है। तो फॉर्म्स में हमें और भी बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हमने पढ़े थे, जैसे कि टेबल में आपने यहाँ पे पढ़ा था कि बॉर्डर बॉर्डर एक होता है, वो भी क्या होता है, वो भी एक एट्रीब्यूट ही होता है। और टेबल रो में आपने पढ़ा था, यहाँ पे होता है कॉल स्पैन होता है। और ऐसे ही हमारे पास क्या होता है, रो स्पैन होता है, वो भी क्या होते हैं, वो एट्रीब्यूट्स ही होते हैं। इमेज टैग जो हमने यूज किया, यहाँ पे मैं इमेज टैग ले लेता हूँ। इसके अंदर ये जो src है, ये भी क्या है, ये एट्रीब्यूट ही है। ये alt ऑल्टरनेट टेक्स्ट, ये भी क्या है, एक एट्रीब्यूट ही है। तो एट्रीब्यूट्स की डेफिनेशन आपको आई थिंक क्लियर हुई होगी कि ये एक HTML एलिमेंट के बारे में थोड़ी और इंफॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, दूसरा, इनको हम कहाँ पे लिखते हैं, ओपनिंग टैग के अंदर। अब जो सेकंड पार्ट है इस वीडियो का, कि हमारा असली मकसद क्या था, HTML फॉर्म्स को पढ़ना। ठीक है, वहां पे हमें एट्रीब्यूट्स की क्या जरूरत पड़ गई। पहले तो हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाते हैं। ये एक्शन अब ये एक्शन क्या है, यहाँ पे एक एट्रीब्यूट है। ठीक है, इसको फिलहाल हटाते हैं, अभी हमें ये नहीं चाहिए। फॉर्म के अंदर हमें इनपुट लेना है, सपोज कर लो यूजर से टेक्स्ट, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर दे देते हैं कि आप यहाँ पे यूजर नेम एंटर कर दो। ठीक है, br टैग का यूज करता हूं मैं, दो br टैग का, और दूसरा इनपुट ले लेते हैं हम पासवर्ड। हम यहाँ पे यूजर नेम से एक तो यूजर नेम ले लेते हैं, दूसरा हम क्या ले लेते हैं, पासवर्ड। और तीसरा हम यहाँ पे ले लेते हैं एक बटन, इनपुट टाइप इसका रखते हैं सबमिट, और वैल्यू हम रख देते हैं इसकी लॉगिन, ताकि वहां पे सबमिट ना लिखा हुआ आए, वहां पे लॉगिन लिखा हुआ आए। तो मैं यहाँ पे कॉपी करके पेस्ट करता हूँ।
अगर हम आउटपुट चेक करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे हमारे पास यूजर नेम आता है, पासवर्ड आता है, लॉगिन आता है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया कि हम यहाँ पे एक लेबल रखें, एक लेबल रखें, जैसे कि मैं पैरा सपोज रखता हूँ, एंटर योर यूजर नेम। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, एंटर योर यूजर नेम। मैंने यहाँ पे कौन सा टैग यूज किया? पैराग्राफ टैग यूज किया। क्या मैं ये कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल मैं ये कर सकता हूँ। क्या मुझे ये करना चाहिए? नहीं, ये बिल्कुल नहीं करना चाहिए मुझे। ठीक है, क्योंकि इसके लिए एक अलग टैग आता है, वो आता है लेबल टैग। अब हमें वो लेबल टैग ही यूज क्यों करना चाहिए? क्योंकि मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इस एंटर योर यूजर नेम पे क्लिक करूं तो ये वाला इनपुट फील्ड एक्टिव होना चाहिए, लेकिन यहाँ इस केस में वैसा नहीं हो रहा है। तो इसीलिए हमारे पास एक स्पेशल एलिमेंट या टैग जिसे हम कहते हैं लेबल टैग आता है। इसके अंदर हम अभी तो फिलहाल फॉर को ऐसे ही खाली रखिए, यहाँ पे हम लिखेंगे एंटर योर यूजर नेम। ये सेम काम करता है, ये बस खाली क्या करता है, एक मार्किंग करता है इसकी। और यहाँ पे हमें क्या करना है, यूजर नेम। अब मैं चाहता हूँ जैसे ही मैं इस एंटर योर यूजर नेम पे क्लिक करूँ ये वाला इनपुट फील्ड एक्टिव होना चाहिए। अभी तो वैसा कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे। तो इन दोनों को मुझे कनेक्ट करना होगा, इस लेबल को और इस वाले इनपुट फील्ड को मुझे कनेक्ट करना होगा। इनको हम क्या करते हैं, देखिए ये जो वाला इनपुट यहाँ पे है, ये यूजर नेम वाला, इसमें मैं कुछ आईडी दे देता हूँ। आईडी में इसकी रखता हूँ यूजर नेम। ये एक एट्रीब्यूट है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, पिछली वीडियो में नहीं सॉरी इसी वीडियो में बताया था। और यहाँ पे हम फॉर की जगह सेम आईडी, जो आईडी का नाम हमने यहाँ पे रखा वही हम यहाँ पे फॉर में डालते हैं। ठीक है, अब ये दो आपस में कनेक्टेड हो गए। अब मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा ये वाला इनपुट फील्ड एक्टिव हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये देखिए ये वाला इनपुट फील्ड एक्टिव हो गया। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ये वाला इनपुट फील्ड एक्टिव हो गया। अब सेम एक ये हमारा पासवर्ड वाला है, इसके लिए भी एक लेबल यूज करते हैं, लेबल। और लेबल के अंदर हमारे पास टेक्स्ट क्या आना चाहिए, एंटर योर पासवर्ड। अभी ये क्या आपस में कनेक्ट हुए होंगे? नहीं, हमें क्या करना पड़ेगा, इस पासवर्ड के अंदर पहले एक आईडी देनी पड़ेगी। हम इसको आईडी दे देते हैं पासवर्ड, और लेबल के अंदर जो फॉर एट्रीब्यूट है वहां पे सेम नेम डालेंगे जो आईडी हमने डाल दी है इस पासवर्ड फील्ड को। अब जैसे ही मैं इस एंटर योर पासवर्ड पे क्लिक करता हूं तो ये देखिए पासवर्ड वाला फील्ड एक्टिव हो गया है। ठीक है, तो इतना ही था इसके बारे में। अब एक और हम बनाते हैं ताकि आपको ये एक अच्छे से समझ आ जाए। जो मैंने आपको रेडियो बटन्स वाला दिखाया था, इसको हम कमेंट आउट करते हैं यहाँ पे। वो जेंडर केस वाला, अगर आपको चूज करना होगा कि मेल है या फीमेल है, तो हम वो कैसे करते हैं? पहले तो एक फॉर्म लेंगे, एक्शन वाला अभी हटा देते हैं, ये हमें नहीं चाहिए अभी। फॉर्म टैग के अंदर हम क्या लेंगे, इनपुट टाइप क्या लेंगे, रेडियो। और यहाँ पे लेबल का यूज हम करेंगे, लेबल के अंदर क्या हम रखेंगे, मेल। ठीक है, दूसरा हम इनपुट टाइप यूज करेंगे, वो भी हमें रेडियो ही चाहिए। और उसके अंदर लेबल क्या होनी चाहिए, लेबल होनी चाहिए फीमेल। आउटपुट चेक कर लेते हैं इसका। ये देखिए ये मेल आ गया है और ये फीमेल आ गया है, लेकिन अभी आप इसमें प्रॉब्लम नोट कर रहे होंगे कि मैं दोनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन दो इनपुट्स का नेम एट्रीब्यूट सेम रखना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रखता हूँ जेंडर, और यहाँ पे भी मैं क्या रखता हूँ, जेंडर, जेंडर। तो अब ये प्रॉब्लम दूर हुई होगी। मेल पे क्लिक करता हूँ तो मेल सिलेक्ट होता है, फीमेल पे क्लिक करता हूँ फीमेल सिलेक्ट होता है, और मेल ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो जाता है। अब मैं क्या चाहता हूँ, जैसे ही मैं इस मेल पे क्लिक करूँ तो ये मेल वाला रेडियो बटन एक्टिव होना चाहिए। इस फीमेल टेक्स्ट पे क्लिक करूँ फीमेल वाला होना चाहिए, ये अभी नहीं हो रहा है। अब मुझे इस लेबल को और इस इनपुट को आपस में कनेक्ट करना है। कैसे करूंगा, इस इनपुट को और इस लेबल को आपस में कनेक्ट करना है। पहले तो इस इनपुट को आईडी दे देता हूँ, इसकी आईडी हम रखते हैं, अरे लेबल के अंदर हमारे पास होना चाहिए था ये फॉर में, इस इनपुट के अंदर मुझे रखनी है आईडी। तो मैं रखता हूँ मेल, और यहाँ पे फॉर में भी क्या रखूंगा, मेल।
अब ये वाली लेबल और ये इनपुट आपस में कनेक्ट हो गए हैं। सिमिलरली हम यहाँ पे आईडी दे देते हैं फीमेल और यहाँ पे फॉर के अंदर भी हम फीमेल रखते हैं। तो अब ये हमारा एक परफेक्ट फॉर्म तैयार होके आ गया है। मेल पे क्लिक करूंगा, मेल वाला रेडियो बटन एक्टिव हो रहा है। फीमेल लेबल पे क्लिक करूंगा, फीमेल वाला रेडियो एक्टिव हो रहा है और मेल वाला ऑटोमेटिकली अनसिलेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा जो HTML है ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में हम एक टास्क करेंगे, जैसे कि हमने टेबल्स पे एक टास्क किया था। हमने देखा था कि टेबल्स में हम कैसे रोज और कॉलम्स बनाते हैं, कॉल स्पैन, रो स्पैन। वैसे ही हम यहाँ पे एक फॉर्म बनाने वाले हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके बाद हमारा HTML कंप्लीट होता है और फिर नेक्स्ट वीडियो से हम CSS स्टार्ट करने वाले हैं। और एक और न्यूज़ जो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ कि मैंने एक टेलीग्राम चैनल भी स्टार्ट की है। जो जो स्टूडेंट्स यहाँ पे रेगुलरली लर्न करते हैं, हम वहाँ पे कनेक्टेड रहेंगे। आपको जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे वहाँ पे बता सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और अगर कोई डिस्क्रिप्शन नहीं देखना चाहता है तो वो इस लिंक पे क्लिक करना, ठीक है। error_codex, तो ये टेलीग्राम की लिंक है। आप इस चैनल को ज्वाइन कीजिए और आपको जो भी डाउट होगा आप इस चैनल में पूछ सकते हैं, और कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं आपको जो भी डाउट होगा इस वीडियो के रिगार्डिंग। और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।